Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I am Asma Sajad, your teacher of financial accounting 2. Once again हम अपनी क्लास में दोबारा से आ गए हैं. Today is our lecture number 6. होपफुली पिछले 5 लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे एंड आई एम होपिंग कि आपने अपना होमवर्क भी किया होगा. जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है वो भी आप कर रहे होंगे और कुछ बच्चों ने कर भी ली होगी. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट असाइनमेंट तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप है, सो यू कैन कांटेक्ट मी देयर. ठीक है जी, चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ. तो आपको जैसा कि पता है कि जी पिछले 5 लेक्चर्स में अभी तक हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को ही डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इशुएंस ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है. हमने इन 5 सिनेरियोज़ की प्रॉब्लम्स अलग-अलग सॉल्व कर ली थी कि जी इशुएंस एट पार की अलग की है, इशुएंस एट प्रीमियम की अलग की हैं, डिस्काउंट की अलग की हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की, अंडर सब्सक्रिप्शन की हमने अलग की है. बट व्हाट इफ़ अगर आपको 2 ही सिनेरियोज एक प्रॉब्लम में वो पूछ लेता है. फॉर एग्जाम्पल कि वो आपसे पूछ लीजिए कि इशुएंस एट प्रीमियम है और साथ ही साथ ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई है, फिर आप क्या करेंगे जी, या उस केस में आपने एंट्रीज किस तरह से पास करनी है. तो आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू करेंगे जी उन चीज़ों को, इशुएंस ऑफ शेयर और ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक होगा जी वो ये होगा कि डिविडेंड क्या है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं. क्योंकि जब अगर हमने आगे फर्दर जाके कंपनी के फाइनल अकाउंट्स या कंपनी के अकाउंट्स पढ़ने हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए जी कि डिविडेंड क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके पेमेंट मोड्स या किस मेथड के थ्रू वो पे किया जाता है. ओके जी, हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ शेयर्स. जो मैंने बता दिया जी कि प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन या डिस्काउंट पे इशुएंस और ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट्स होंगे. अगर 2 कॉन्सेप्ट एक ही प्रॉब्लम में आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. उसके बाद हमारा टॉपिक होगा जी व्हाट इज़ डिविडेंड एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, या इसके कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं. चलें जी अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं. एंड मेक श्योर मैं ये कोशिश करती हूँ कि जी आप लोग तो देखें बट आसानी होती है जी कि अगर आपकी वीडियो छोटी हो और थोड़ा उसमें डाटा यानी आपको काम भी आसानी से समझ आ जाए. ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक. तो हमने प्रॉब्लम नंबर 5 तक कर ली थी जी पिछले, यानी मैंने वो 5 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं. आज हम करेंगे जी प्रॉब्लम नंबर 6 विच इज़ रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. यानी जब आपको दोनों चीज़ें एक ही प्रॉब्लम में आ जाए तो आप क्या करेंगे और किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. चलें जी, सबसे पहले हम एज यूजुअल अपनी प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं जी व्हाट इज़ गिवन डाटा एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके जी, आ जाए. कहता है जेब पब्लिशर लिमिटेड गॉट रजिस्टर्ड विद 50 लाख शेयर कैपिटल divided into 50,000 share at 100 rupees each. On 1st of January 2015, Zeeb Limited offered 20,000 shares to the general public at 10% premium. Last date for the submission was 31st of January 2015. Till the last date, applications were received for 25,000 शेयर्स. यानी उनको 20,000 उसने ऑफ़र किए थे, एप्लीकेशन आ गई 25,000 की और शेयर इशू कर रहा है एट प्रीमियम. उसके बाद क्या हुआ जी सॉरी, ऑन March 15, 2015 Zeeb Limited issued 20,000 shares at 10% premium and remaining applications were refunded on the same date. ठीक है जी. यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन जेब्स बुक. अब आपने क्या करना है जी, जेब के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर देनी है. पहले तो हम इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो लिख लेंगे जी एंड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, उसके बाद हम वो लिखेंगे. सबसे पहले गिवन डाटा में उसने कहा जी उस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 50 लाख जी. ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं, 50,000, ये एट अ रेट ऑफ 100 ईच. यानी ये 100 रुपीज़ क्या है, पार वैल्यू ऑफ दोज शेयर्स. उसके बाद क्या है जी, कंपनी ऑफर्ड, जो ऑफर की है वो कितने हैं, 20,000 एट 10%
प्रीमियम। ऑफर उसने किया 20,000, रिसीव्ड कितनी की एप्लीकेशंस फॉर 25,000 और ये भी सेम एट अ रेट ऑफ 10, यानी आपको उन्होंने उस अमाउंट पे ही जमा करानी है जिस पे आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं। लास्ट पे आपने इशू कितने किए हैं जी? 20,000 एट अ रेट ऑफ 10% प्रीमियम, और आपने जो रिफंड किए हैं वो कितने किए हैं? 5,000, और वो भी उसका सेम सिनेरियो होगा। अब जी हम पहले तो कैलकुलेशंस कर लें, जो छोटी मोटी हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं जी। हमने कहा 10% प्रीमियम, यानी शेयर उसका कितने का है? 100 रुपये का। वो कह रहा है जी इस चीज़ मेरी 100 रुपये की है, आप 10% इंक्रीज़ के साथ ले जाएं, यानी 100 रुपये में जमा करना है आपने 10% ऑफ 100 रुपीज़ एज इट इज़। 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का मतलब था जी डिवाइड ऑफ का फंक्शन ख़त्म करें तो मल्टीप्लाई आता है, और जी ये 100, तो 100 से काट गया, यानी 10 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 110। यानी अब जो आप शेयर ऑफर कर रहे हैं वो 100 रुपये का नहीं 110 रुपये का कर रहे हैं। सो वाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज हमने किसको फोकस करना है जी? 110 रुपये को। असल वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू है जी ₹100। आपने इसकी वैल्यू को सिर्फ फोकस करना है तब जब आप शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। चलें देख लेते हैं जब आप एंट्रीज करेंगे तो तब इसका क्या काम आएगा। ओके जी, जर्नल का वही सेम फॉर्मेट जो पहले मैं बनाती होती हूँ। आपका डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। व्हाट वाज द डेट जब उसकी लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन थी जी? ये रही 31 जनवरी तक लास्ट डेट थी। यहाँ पे ऊपर आपने लिखना है जर्नल। यहाँ हमने कहा जी उसकी वो वाली डेट रिकॉर्ड की जाएगी जिस पे आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, वो डेट नहीं जिस पे आप एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। जो लास्ट डेट होगी सब्सक्रिप्शन की, या सब्सक्रिप्शन की नहीं सॉरी सबमिशन की ऑफ एप्लीकेशन, उस पर हम ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एप्लीकेशन डालने की एंट्री मैंने कहा था जी कुछ भी हो जाए आपकी सेम एंट्री रहेगी। कौन सी? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, और इसके हम लिखेंगे क्या कहते हैं इसको, नरेशन। नरेशन में हम लिखेंगे जी रिसीव्ड एप्लीकेशंस। ठीक, होपफुली यहाँ तक फ़िलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि एंट्री हमने बार बार पास करते हुए यही कहा है जी कि आपकी एंट्री की अमाउंट्स डिफ़र कर सकती हैं बट आपकी एंट्री सेम रहेगी। ओके जी, आप इसकी अमाउंट्स कैसे लिखेंगे जी? हम अमाउंट हमने कहा था जी कि इशूइंग एट प्रीमियम है। सो वाइल इशूइंग एट प्रीमियम हमारी प्राइस क्या होगी जी आपके शेयर की? अब कितने शेयर्स रिसीव हुई हैं एप्लीकेशन? हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं जी 25,000। अब कंपनी को कोई लेना देना नहीं है जी, या आपके जो शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर्स परचेज कर रहे हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं कि असल में वो शेयर 10 रुपये का था, 100 रुपये का था। हमें ऑफर कितनी अमाउंट पे किया जा रहा है? इसने कहा जी 10% प्रीमियम पे। तो जब 10% प्रीमियम डाल लेंगे तो तब आपकी अमाउंट कितनी बनेगी? 100 + 10, यानी 10% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू ₹10। तो अब आप शेयर परचेज कर रहे हैं 100 रुपये की बजाय 110 रुपये का। तो हमने इस एंट्री में भी उसकी अमाउंट क्या लिखनी है जी? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 110। 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 110 से तो आपका आंसर आएगा होपफुली, या एक मिनट, आई थिंक सो इतना ही आएगा, 2,65,000 आएगा शायद, नहीं इट इज़ 2 लाख, बल्कि 27,50,000 आता है जी। ये बनेगा 27,50,000, हाँ वो 110 था, 27,50,000, यानी आपको एप्लीकेशंस भी इतनी है और आपके अकाउंट में पैसे भी
इतने आए। बैंक मैंने कहा था जी आपका एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होगा डेबिट होगा, लाइबिलिटीज़ आपका जो शेयर सॉरी एप्लीकेशंस है वो आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज होंगी वो क्रेडिट होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी मैंने कितनी बार कहा है, अब फिर दोबारा कहने लगी हूँ जी, आपकी ये वाली एंट्री सेम रहेगी। अमाउंट्स कैन डिफर बट एंट्री यानी आपके डेबिट और क्रेडिट सेम रहेंगे। ओके जी, उसके बाद उसने कहा है जी ऑन 15th of March he issued 15 मार्च को उसने 20,000 शेयर्स क्या किए हैं जी, इशू कर दिए हैं 10% प्रीमियम, और 5,000 को उसी दिन ऑन सेम डेट क्या किया है जी, रिफंड दे दिया है। सो नेक्स्ट एंट्रीज हमारी होंगी जी इशुएंस की और रिफंड की। इशुएंस की एंट्री हमने किस डेट को डालनी थी जी, 15 मार्च 2015। अब शेयर इशू कर रहा है वो ऑन प्रीमियम हमारी। अच्छा, एक एंट्री मैं प्लेन डाल रही हूँ सेम जैसे हम पहले इशुएंस की करते थे, वो होती थी जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं जी, 20,000 एट अ रेट ऑफ 10% प्रीमियम। दोबारा से दिखा देते, जो हमने गिवन डाटा लिखा था उसने कहा ही इशूड 20,000 शेयर्स एट 10% प्रीमियम एंड रीफंडेड 5,000। अभी हम किसकी एंट्री डाल रहे हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स की। तो 15 मार्च को उसने क्या किया जी, 20,000 शेयर्स इशू कर दिया एट अ रेट ऑफ 110। उसके बाद उसने क्या करना है जी, शेयर कैपिटल की अमाउंट मैंने कहा था जी हमेशा पार के अकॉर्डिंगली लिखी जाएगी। हमने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, हर शेयर की वैल्यू कितनी थी, हमने कहा 100 रुपये। तो अब क्या हुआ जी, हम कहते हैं जी ये अमाउंट बनेगी आपकी 20 लाख, ये बनेगी आपकी होपफुली 22 लाख। यस, ये बनती है आपकी 22 लाख अमाउंट। अब 22 लाख और 20 लाख में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है कितनी अमाउंट का, 2 लाख का। वो कहता है जी आपने अपनी 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में बेची है, तो वो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा जी, अब शेयर प्रीमियम की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, हमने कहा जी वो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा। वो हमने लिख लिया जी शेयर प्रीमियम के नाम से, इशुएंस ऑन प्रीमियम के नाम से, या प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर के हिसाब से कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रीमियम का वर्ड लिखना लाजमी, आप खाली प्रीमियम अकाउंट लिख दें, शेयर प्रीमियम अकाउंट लिख दें, इशुएंस ऑन प्रीमियम अकाउंट लिख दें, डजेंट मैटर। अब वो कहते हैं जी प्रीमियम के अमाउंट हमने क्या, हमने कितने शेयर्स इशू किए जी, 20,000, उस पर हर शेयर के अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है, 10 रुपये का। यानी 100 रुपये की चीज़ थी, हमने 10 रुपये प्रॉफिट पे बेची है या 10 रुपये इंक्रीज़ के साथ बेची है, तो इट विल गिव यू द आंसर, वो आएगा आपका 2 लाख रुपये। यहाँ हमने वो 2 लाख रुपये लिखा तो आपकी अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट इक्वल आ जाएंगी। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंट्री सेम है, थोड़ा सा अमाउंट्स का डिफर है, ये अमाउंट्स का डिफरेंस है जी। अब क्या हुआ, इसने कहा जी 20,000 शेयर्स इशू किए थे एट अ रेट ऑफ 110, एप्लीकेशन हमें 110 रुपये के हिसाब से आई हुई है, इसीलिए हम यहाँ 110 ले रहे हैं। शेयर कैपिटल में कहते हैं जी आपने उसकी ओरिजिनल या पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। 20,000 शेयर्स पे 10 रुपये हम प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी उसको 10 रुपये इंक्रीज़ के साथ बेच रहे हैं, तो आपका शेयर प्रीमियम कितना आ गया, 2 लाख रुपये। सो यहाँ हम नरेशन में लिख देते हैं जी इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होपफुली कि ये समझ आ गया होगा। उसके बाद उसने क्या किया जी, ऑन सेम डेट 15 मार्च 2015 को ही उसने कहा जी जो बाकी के 5,000 हैं उसने रीफंड कर दिए हैं, उन्हें पैसे वापस दे दिए हैं। वो कहता है जी पैसे वापस देने हैं, नो इशू। हमने कितने शेयर्स रिफ़ंड करने हैं, रिफ़ंड के लिए हमने कहा जी एप्लीकेशन वापस कर देंगे और साथ ही साथ हम उनके बैंक में से भी पैसे
वापस कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड योर बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट। अब अमाउंट्स किस तरह से डिसाइड किया, हमने कितनी एप्लीकेशन वापस की हैं जी, 5000 रिसीव किस वैल्यू पे हुई थी, प्रीमियम वाली पे, यानी आपने प्रीमियम ऐड करके दिया था। ये भी सेम, इसकी भी 5000 ज़रब 110, तो ये आपकी अमाउंट बनेगी जी 65। कितनी अमाउंट इंक्रीज कर रही है जी, 5000 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल्स टू 5.5 लाख, यानी 5,50,000 यहाँ भी और यहाँ भी 5,50,000, यानी अब आपने वो 5.5 लाख वापस कर दिया है और उनके शेयर्स को शेयर एप्लीकेशंस भी वापस दे दी हैं। यहाँ हम लिख देंगे जी शेयर एप्लीकेशंस रीफंडेड। नहीं जी, ये इसकी नरेशन होगी। होपफुली यहाँ तक ये प्रॉब्लम में कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको किसी सिनेरियो में ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या आपके जो पार और प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे आपको आ जाती है एक साथ सिचुएशन, तो आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये थी इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और साथ ही साथ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर आपको आ जाए जी इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, तो हमने क्या करना है जी, ये किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो हम देखेंगे जी अगली प्रॉब्लम में। पहले हम इसे यहाँ से पढ़ लें ताकि ये अच्छे से नज़र आ जाए और आप लोगों को भी इसकी समझ लग जाए। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 7, इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी आपको डिस्काउंट एंड अंडर सब्सक्रिप्शन एक साथ आ जाए तो तब आप क्या करेंगे जी, वो हम इस प्रॉब्लम में सीखेंगे। उसने कहा है जी राहत लिमिटेड रजिस्टर इटसेल्फ विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 lakh divided into 20,000 shares at 100 each. Company offered 10,000 shares to the general public at 5% discount. Company received applications for 8,000 shares till the last date. Company issued 8,000 shares to the general public at 5% discount. अब वो कहता है जी कौन कौन सी एंट्रीज आपने पास करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज ऑन इशुएंस ऑफ 8,000 शेयर्स एट 5% डिस्काउंट, और साथ ही साथ आपकी इशुएंस ऑफ 2,000 शेयर्स टू दी अंडर राइटर्स। हमने कहा था जी जहाँ पे भी अंडर सब्सक्रिप्शन होती है आपके अंडर राइटर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। दे आर ऑलवेज देयर टू रेस्क्यू यू, कि अगर आपकी शेयर या आपकी चीज़ कोई नहीं परचेज करेगा तो वो हम परचेज कर लेंगे। सो इस सिनेरियो में या इस प्रॉब्लम में भी वो यही कह रहे हैं जी कि आपके शेयर्स 2,000 किसी ने नहीं लिए। अब आप क्या करें जी, अंडर राइटर्स को आने दें और अंडर राइटर आपके वो शेयर्स परचेज कर लेगा। ओके जी, सेम पिछले सारे क्वेश्चंस की तरह इसका भी गिवन डाटा लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो कैलकुलेशंस करने में। इसमें डेट्स नहीं मेंशन, उसे कहा है जी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख विच इज डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स, यानी हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल वाज 20 लाख विच इज डिवाइडेड इनटू ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं जी, टोटल 20,000 एट अ रेट ऑफ 100 ईच। अब ये 100 क्या है, इसकी भी पार वैल्यू 100 रुपये ही है। कहता है जी ही ऑफर्ड जनरल पब्लिक 10,000 शेयर्स, ऑफर्ड 10,000 शेयर्स एट 5% डिस्काउंट। ठीक है जी, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन कितने की, 8,000 अकॉर्डिंग टू सेम सिनेरियो। देन अब कंपनी को जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई उसने इशू भी उतने ही कर दिए। इशू 8,000 शेयर्स एट 5% डिस्काउंट। बाकी के क्या किए हैं जी, उसने 2,000 टू
अंडर राइटर्स को भी अब उसी वैल्यू पे देना है जी। ठीक है जी। अब इसका 5% डिस्काउंट, हमने हमेशा कहा था जी कि डिस्काउंट की या प्रीमियम की वैल्यू हमेशा किस पे निकलेगी, शेयर वैल्यू पे। आपके एप्लीकेशंस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कहा था जी डिक्रीज इन द पार वैल्यू, डिक्रीज इन द स्टेटेड प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला मैं नहीं बता सकती जी, उसने कहा है, मतलब बहुत लंबा काम हो जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है जी, 10 में से 100 में से उसका 5% डिक्रीज कर दें। ठीक है जी। कैलकुलेशन करते हुए मैंने क्या कहा जी, 100 माइनस परसेंटेज का 100% ख़त्म करें, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का फंक्शन ख़त्म करें तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। 100 माइनस 5, यानी आपकी चीज़ 100 रुपये की थी, नाउ यू आर सेलिंग इट ऑन 95। उसे कहा जी आप 100 रुपये का शेयर आप कितने में बेच रहे हैं, 95 रुपये में। सो वाइल मेकिंग एंट्रीज या वाइल डूइंग जर्नल एंट्रीज हमने उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, 95 पे। ओके जी, आ जाते हैं आपने इसी की जर्नल एंट्रीज की तरफ। आपने इस जो मैंने बनाया है जी, इसको हम मद्देनज़र रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ओके जी, जर्नल का फॉर्मेट सेम जो हमारा पहले हुआ करता था जी। यहाँ ऊपर जर्नल लिखेंगे और यहाँ मैं आपके सामने मेंशन करती हूँ जी कि क्या क्या लिखना है। इधर लिखते हैं जी डेट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स और डिटेल्स, लेजर फोलियो, अमाउंट्स ऑफ डेबिट एंड अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी, दैट्स इट। आपने हमेशा जर्नल का यही फॉर्मेट बनाना है क्योंकि ये जनरली एक्सेप्टेड आपका रूल है जी। डेट्स नहीं है, सो हमें पहले सबसे पहले रिसीव्ड एप्लीकेशन की एंट्री करनी है जी। एप्लीकेशन रिसीव होने की जर्नल एंट्री वही है जी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ लिख देंगे जी रिसीव्ड एप्लीकेशंस। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं जी हमें, 8000 एट अ रेट ऑफ 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट का मतलब है जी 95 रुपीज़ के हिसाब से हमें कितनी रिसीव हुई हैं, 8000। यानी हमें 8000 एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशंस भेजी हैं और पर एप्लीकेशन या पर शेयर के हिसाब से 95 रुपीज़ हमारे अकाउंट में जमा कराए हैं। 8000 मल्टीप्लाई बाय 95 इज इक्वल्स टू 7,60,000, यानी 7,60,000 रुपये बनते हैं जी। ये जब इसको मल्टीप्लाई करें, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ है। अगर इसको एक दफ़ा दोबारा दिखाऊं तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा सेम पहले जैसा है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है जी, आपकी अमाउंट में। हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो अब हमें 100 रुपये से कोई लेना देना नहीं। अब हमारी चीज़ कितने की जा रही है, 95 रुपीज़ की। उसके बाद हमने इशू की डालनी है जी। इशू उसने किए हैं 8000 एट 5% डिस्काउंट, यानी 95 रुपीज़ के हिसाब से ही किए हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ मैं एक लाइन खाली छोड़ रही हूँ और यहाँ लिख रही हूँ जी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वो नॉर्मल एंट्री है जी जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं या पढ़ रहे हैं जब भी आपके शेयर्स इशू किए जाते हैं। हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी जी, 8000 अकॉर्डिंग टू ₹95। हमने कहा जी उसकी अमाउंट बनी 7,60,000। आपके शेयर की असल वैल्यू कितनी थी, तो आपका अकाउंटेंट कहता है जी असल में शेयर था 100 रुपये का। 8000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनते हैं आपके 8 लाख रुपए। कहते हैं जी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 8 लाख से, आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 7,60,000 से। वेयर इज़ द डिफरेंस, या जो डिफरेंस है इनके दरमियान में वो कहाँ गया।
तो हमने कहा जी 100 रुपये की चीज़ हमने 95 रुपये में बेची है, वो जो 5 रुपये का हमें लॉस हुआ है या हम एक्सपेंस कर रहे हैं अपनी इस चीज़ को बेचने के लिए, वो क्या है हमारा, उसको हम शेयर डिस्काउंट लिख लें, जो डिस्काउंट ऑन इशुएंस लिख लें, कुछ भी आप वर्ड्स यूज़ करें। अब वो कैसे निकलेगा जी, 8000 शेयर्स पे हमने डिस्काउंट किया है कितनी अमाउंट का, 5 रुपये का, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 40,000। 7,60,000 जमा 40,000 और 8 लाख, तो ये भी 8 लाख बनेगा और आपकी क्रेडिट साइड पे भी 8 लाख बनेगा। यहाँ हम अपनी सब्सक्रिप्शन में लिख देते हैं जी एट डिस्काउंट, कुछ भी लिख दें जी, इशूड ऑन डिस्काउंट। अब जो बाकी की एंट्री है वो कौन सी करनी है, उसने कहा जी ही इशू 2000 एट 5% डिस्काउंट टू दी अंडर राइटर। अंडर राइटर के लिए मैंने कहा था जी देर इज़ नो नीड टू रिक्वेस्ट दैम, उन्हें एप्लीकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली वो क्या करेंगे जी आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और आप उनको अपना शेयर कैपिटल दे देंगे। अब बैंक को भी आपने उसी अमाउंट पे देने हैं जी, कितने शेयर्स रह गए थे 2000, उसको भी इशू कितनी अमाउंट पे करने हैं 95 रुपये के हिसाब से। और अब शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो वो कहता है जी इसको 95 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, ये फिर वही, सॉरी माय मिस्टेक, एक लाइन छोड़नी चाहिए थी मुझे, ठीक है जी। उसने कहा फिर वही शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा जी, ये आ जाएगा आपका 2 लाख, क्योंकि आपने 2000 शेयर्स इशू किए हैं एट रेट ऑफ ₹100। यहाँ आपका आएगा जी 2000 मल्टीप्लाई बाय 95, 1,90,000। तो जो आपने डिस्काउंट दिया होगा वो आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू 2000 था, गलत कर गई हूँ मैं, 1 मिनट, यहाँ लिखना था जी 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आएगा आपका 10,000, ठीक है जी। इसकी सब डिस्क्रिप्शन में लिख लें जी, कुछ भी लिख दें, मैं यहाँ लिख रही हूँ जी अंडर राइटर या इशुएंस टू अंडर राइटिंग, मैं यहाँ सिर्फ अंडर राइटिंग लिख रही हूँ सिर्फ, ये लें जी, आपकी ये प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर बैंक अकाउंट और हमने उन्हें अपना शेयर कैपिटल दे के अपने शेयर होल्डर्स बना लिया। साथ ही साथ क्या हुआ जी, इसी एंट्री में हमने उनको डिस्काउंट दोबारा से दिया था 5 रुपये का, तो वो फिर से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। होपफुली ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और इनमें कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं जी अपने सेकंड और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो आज के दिन का लास्ट है, वो है जी डिविडेंड, ठीक है जी। इन रफ पेजेस को मैं साइड पे कर दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके जी, डिविडेंड, सबसे पहले तो ये सुन लें जी डिविडेंड होता क्या है। मैंने बल्कि पहले शायद कभी डिस्कस किया हुआ है लास्ट सेमेस्टर में भी, सो लीव इट, पिछले सेमेस्टर में हम जो भी पढ़ते हैं हर कोई ये कहता है जी कि मैं भूल गया, सो उसको डिस्कस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, पिछले पढ़े हुए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अदरवाइज़ जिन बच्चों ने पहले आईकॉम किया हुआ है या जिन लोगों ने पहले बिजनेस पढ़ी हुई है, कॉमर्स पढ़ी हुई है, उसमें आपने पढ़ा होगा जी कि व्हाट इज़ डिविडेंड। इसको उर्दू में मकसूम भी कहते हैं, जो आपको आपके शेयर्स पे प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है जी। दोबारा इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ। कहता है जी हर साल आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं तो उसको कुछ ना कुछ, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उसका, क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक हैं, हमने कहा था जी हर एंट्री रिकॉर्ड करते हुए या फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए कि कैपिटल को हर चीज़ यानी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार या हकदार कौन होता है, आपका मालिक। सो इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट या लॉस तो वो आप किसको चार्ज करते हैं, कैपिटल को। तो कंपनी में मालिक एक नहीं होगा, हमारा शेयर कैपिटल होता है, यानी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जब प्रॉफिट होता है अगर कभी कंपनी को, तो वो क्या करती है जी सारे शेयर होल्डर्स में या सारे मालिकों में डिवाइड करती है। अब उसको डिवाइड करने की रेशो चेंज हो सकती है, डिवाइड करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं, बट वो प्रॉफिट हर किसी को शेयर
किया जाता है। तो वो जो प्रॉफिट में से हिस्सा है ना, डिविडेंड को हम पढ़ते तो डिविडेंड है, बट इफ़ यू फोकस ऑन इट्स मतलब आप इसके अल्फाज पे या इसके स्पेलिंग पे गौर करें तो डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड का मतलब है जी वो हिस्सा जो सारों में तकसीम किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल या स्लैंग लैंग्वेज में यही है जी कि प्रॉफिट का वो पोर्शन जो सारे शेयर होल्डर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिविडेंड कहलाता है। लेकिन आपकी डेफिनेशन कहती है जी, डिविडेंड इज कंसिडर्ड टू बी अ कैश पेमेंट इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। यहाँ उसने मेंशन नहीं किया, उसने कहा जी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हर साल लाजमी देती हैं विदाउट एनी रिगार्ड कि उसको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है जी, कंपनी हर साल जब प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट को क्या किया जाता है जी, नॉर्मली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्से में क्या होता है जी, वो दोबारा कैपिटल को चार्ज कर दिया जाता है कि वो प्रॉफिट से कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरा होता है जी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कुछ आप अपने पास बचा के रख लेते हैं फॉर रेनी डेज। अब वो कहता है जी जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, कोई रेनी डेज आने का चांस नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, अब अगर आप हर साल अपने प्रॉफिट में से कैपिटल इन्वेस्ट कर भी रहे हैं लेकिन आपके पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी साल जब लॉस होता है तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग में पड़ा हुआ पैसा भी इस्तेमाल करके डिविडेंड पे कर दिया जाता है। सो इसीलिए उसने डेफिनेशन में ये नहीं लिखा। नॉर्मली अगर मैं हूँ तो मैं यही कहूँगी कि जी वो पैसा जो आपके प्रॉफिट में से हर साल आपके शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, दैट इज़ नोन एज योर डिविडेंड। ठीक है जी, बट यहाँ उसने डेफिनेशन में कहा है जी कि वो कैश पेमेंट जो हर साल, अच्छा यहाँ उसने एक और वर्ड यूज़ किया है जी स्पेसिफाई करने के लिए कि सिर्फ कैश में पे किया जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं कैश में पे किया जाए। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ पेमेंट, कि किन किन सूरतों में डिविडेंड दिया जा सकता है। उसमें सबसे पहली टाइप ही है कैश डिविडेंड। उसने कहा है जी अगर आपको हर साल पेमेंट या वो प्रॉफिट में से हिस्सा कैश फॉर्म में मिल रहा है, यानी पैसों की फॉर्म में दे रहे हैं जी, 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया एक शेयर के अगेंस्ट, उसको अर्निंग पर शेयर निकाल के आपकी कंपनी, जब हमने रेशोज़ पढ़नी है या कंपनी की रेशो एनालिसिस करनी है उसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जी कि आपकी अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो उसने कहा है जी ऐसा डिविडेंड या ऐसा मकसूम जो कैश की सूरत में दिया जाए, ठीक है जी, इन फॉर्म ऑफ कैश, यानी ऐसा डिविडेंड जो आपको कैश फॉर्म में दिया जाए वो आपका कैश डिविडेंड कहलाता है। कहता है जी समटाइम्स स्टॉक डिविडेंड, समटाइम्स कंपनीज कैश में पे नहीं करती, हो सकता है उसका 2-3 साल का, मतलब हमने पीछे पढ़े थे क्यूमुलेटिव शेयर्स, हमने कहा था जी एक साल डिविडेंड नहीं दिया तो आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे जी कि उनको वो डिविडेंड इकट्ठा करके अगले साल पे कर दिया जाएगा। तो उसने कहा कि अगर आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेएबल है आपका डिविडेंड, और स्टॉक या शेयर्स आपके अगर क्या कहते हैं जी, मैंने क्या अभी वर्ड बोला था, सॉरी, स्टॉक डिविडेंड में से कहा जी अगर आपके शेयर्स पेएबल हैं तो आपका क्या होगा जी, इफ़ इट इज़ लेस देन 25% आप इस साल दे रहे हैं तो वो आपका स्टॉक डिविडेंड कहलाएगा। और अगर आपके आउटस्टैंडिंग, सॉरी वर्ड भूल गई थी मैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी पेएबल शेयर्स हैं, यानी आपने उन पर डिविडेंड देना है, तो अगर आप मोर देन 25% को स्टॉक दे रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज स्टॉक स्प्लिट। यानी अगर 25% दे रहे हैं उस आउटस्टैंडिंग शेयर्स का इन फॉर्म ऑफ स्टॉक तो वो क्या होगा जी, स्टॉक डिविडेंड। अगर उसका 25% से ज़्यादा उसको पे कर देते हैं तो यू आर स्प्लिटिंग योर स्टॉक, उसको स्टॉक स्प्लिट की इस्तेलाह भी इस्तेमाल की जाती है। प्रॉपर्टी डिविडेंड, उसने कहा जी कंपनी ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम को ही क्या कहते हैं जी सेट ऑफ करके करे,
समटाइम्स ऐसा होता है जी, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स आपने ख़रीदे हुए हैं कंपनी ने, उनकी वैल्यू भी वेरी कर जाती है। सपोज़ आज एक चीज़ हमने कहा था जी, लैंड इज़ द ओनली एसेट जो कि डेप्रिसिएट नहीं होता। सपोज़ कंपनी ने लैंड ख़रीदी थी, उसकी बुक वैल्यू 10 करोड़ थी, अब बढ़ के उसकी मार्केट वैल्यू 15 करोड़ हो गई। वो जब 5 करोड़ का उसके ऊपर प्रॉफिट आया है तो वो क्या करेगी जी, वो अब आपको कहते हैं जी, उस प्रॉफिट में से भी समटाइम्स कंपनीज डिविडेंड देती हैं, तो उस यानी प्रॉपर्टी के प्रॉफिट की वजह से जो आपको डिविडेंड दिया जाता है वो आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड कहलाता है। वैल्यू में तब्दीली आने पर दिया जाए उसको कहते हैं जी आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड। फोर्थ वन है जी स्क्रिप्ट डिविडेंड। स्क्रिप्ट डिविडेंड में इसको आप कह सकते हैं जी, स्क्रिप्ट होता है लिखा होना, किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्म में लिखना। तो स्क्रिप्ट से याद रखें, ये मतलब डिफ़र कर सकते हैं स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट, डोंट टेक इट पर्सनली। कुछ लोग शायद वीडियो देख के ये कहें जी देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ, ये याद कराने के लिए ये कॉन्सेप्ट दे रही हूँ जी। स्क्रिप्ट कहते हैं जी किसी भी चीज़ का पहले से लिखा हुआ या किसी चीज़ को पहले से क्या कहते हैं जी डिफ़ाइन कर देना कि किस इंसान का क्या किरदार है, किसको कौन से किरदार अदा करने हैं, क्या क्या डायलॉग्स हैं, क्या स्क्रीन प्ले, यानी सब कुछ। तो स्क्रिप्ट से याद रखें, आपने इस साल वो डिविडेंड नहीं दिया, यू आर जस्ट राइटिंग इट, और आप क्या कर रहे हैं जी, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं। यू आर इशूइंग अ प्रोविजरी नोट टू द शेयर होल्डर्स कि हम 10 साल के बाद, सॉरी 10 साल तो नहीं कह सकते, कि आप ये कह लेते हैं जी कि इस साल ये डिविडेंड पे नहीं किया तो वी आर प्रॉमिसिंग कि हम अगले 2 महीने में या 3 महीने में पहले से डिफाइन कर रहे हैं कि जी आपको ये डिविडेंड दे दिया जाएगा। और उसके लिए क्या इशू किया जा रहा है, प्रॉमिसरी नोट। क्या जी, ज़ुबानी कलामी नहीं कहा जा रहा। उसने कहा जी अभी सिचुएशन नहीं है, हम आपसे क्या करते हैं जी, वी प्रॉमिस टू पे यू ऑन अ सर्टेन डेट इतनी इतनी अमाउंट। अब प्रॉमिसरी नोट में ये लिखा जाता है जी, आई प्रॉमिस टू पे 20,000 टिल 15 February 2015, यानी आपके स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफाइड टाइम दोनों मेंशन कर दिए जाते हैं उस प्रॉमिसरी नोट में। लिक्विडेशन या लिक्विडेटिंग जो होता है आपका डिविडेंड, लिक्विडेटिंग डिविडेंड होता है जी ऐसा डिविडेंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या कारोबार को ख़त्म करते वक्त दिया जाता है। यानी आपका बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, आप कह रहे हैं जी मैंने लोगों को डिविडेंड देना है, तो उस टाइम पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है सारे एसेट्स सेल ऑफ करके या कुछ भी करके, तो वो जो उस टाइम पे दिया जाएगा वो आपका लिक्विडेटिंग डिविडेंड होगा। ठीक है जी, ये टाइप्स थी अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ पेमेंट के हिसाब से। अब लास्ट पे हमने देखनी है जी उसकी टाइप्स ड्यूरेशन के हिसाब से कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 है जी प्रपोज डिविडेंड, सेकंड वन है जी डिक्लेयर डिविडेंड, और लास्ट वाला है जी इंटरिम डिविडेंड। बहुत आसान है। प्रपोज्ड डिविडेंड ऐसा डिविडेंड है जी जो आप पेशन गोई कर रहे हैं, यानी विच यू आर प्रपोजिंग कि हम अगले साल कितना डिविडेंड देंगे। प्रपोज डिविडेंड इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच इज प्रपोज्ड और प्लान्ड टू बी गिवन टिल नेक्स्ट या विद इन फ्यूचर ईयर, कि हम अगले साल कितना डिविडेंड दे सकते हैं, वो होता है जी प्रपोज्ड डिविडेंड। ये आपका आइडिया होता है कि हम इतना देंगे या इतना दे सकते हैं। डिक्लेयर्ड डिविडेंड का मतलब है जी जो आपने अनाउंस कर दिया है, यानी जिसकी आपने अनाउंसमेंट कर दी कि इस साल, ये है जी फ्यूचर के लिए। डिक्लेयर डिविडेंड का मतलब है जी कि इस साल हर शेयर पे 1%, 2%, 3% या 1 रुपया, 2 रुपया या 3 रुपया हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। इंटरम डिविडेंड का मतलब होता है जी, इन टर्म से याद रखें, इंटरम उसने कहा है जी विद इन ईयर, यानी अगर आप साल के किसी भी हिस्से में विद इन 1 ईयर पीरियड एट एनी टाइम, अगर आप 3 माह बाद यानी 3 मंथ्स 6 महीने बाद
9 महीने बाद या किसी भी साल के दौरान जो आप डिविडेंड दे रहे होंगे उसको आपका इंटरम डिविडेंड कहा जाता है। इसको सेमी एनुअल भी कह सकते हैं या आप इसको सेमी क्वार्टरली या क्वार्टरली भी कह सकते हैं। ठीक है जी, आपके अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए प्रपोज डिक्लेयर्ड इंटरम के, बाकी सारे भी। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दिया करें या मुझे व्हाट्सएप पे लाजमी मैसेज करके बताया करें कि यू आर फाइंडिंग दैट यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। सेम वही बातें जी, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें एंड होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हो सकता है कि बल्कि हो क्या सकता है जी, पॉसिबली नेक्स्ट वीक में रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो रमज़ान में रूटीन फिर थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। सो मेक श्योर कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपने सारे काम पहले से ही मतलब आज का काम कल के लिए मत जोड़ें, जैसे जैसे पढ़ते जाएं साथ साथ याद करते जाएं या उसको सुनते जाएं। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।